नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का वंदे मातरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाइए भाई। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आर्मी के लिए स्पेशल ये क्लास डेडिकेटेड है और कुछ हम ट्रिक के माध्यम से टॉपिक भी करेंगे। क्लास हमारी एक कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने 2-3 टॉपिक इंपोर्टेंट पढ़े हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्य टॉपिक हुआ, संविधान की अनुसूचियां हुआ और न्यूनतम आयु का टॉपिक ही हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कॉपी और पेन उठा के बैठ जाइए। कुछ ट्रिक के माध्यम से ही हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम चलेंगे ज्यादा से कम की तरफ में। सबसे पहले लिखिए रग्बी फुटबॉल। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेते हैं आपसे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, नेटबॉल में कितने होते हैं। सबसे पहले लिखिए रग्बी फुटबॉल। अब ना बच्चे इसमें पढ़ते हैं कि जी 15 खिलाड़ी होते हैं। बात बिल्कुल सही है, जायज है, लेकिन रग्बी फुटबॉल भी दो तरीके से खेला जाता है, जिसके अंदर एक जो होता है बच्चों रग्बी फुटबॉल में, वो एक तरीके से आप कहते हैं कि ये यूनियन का है, रग्बी यूनियन, और दूसरा होता है रग्बी का लीग। एक यूनियन है और एक लीग है। लीग कह सकते हैं आप एक तरीके से कि जो आपकी घरेलू टूर्नामेंट होती है उसको लीग कहा जाता है। यूनियन इंटरनेशनल है। तो यूनियन में होते हैं 15 खिलाड़ी जो आप पढ़ा करते हैं, लेकिन वहीं पर आपसे पूछे कि रग्बी लीग के अंदर कितने खिलाड़ी है, तो आपको यहां पर 13 करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपने पहली बार इस चीज को पढ़ा हो, समझाओ। आज तक हम पढ़ते आ रहे कि रग्बी फुटबॉल के अंदर कुल मिला के 15 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूनियन के अंदर होते हैं। दूसरी तरफ में अगर आपको पढ़ना पड़े कि लीग में कितने होंगे, लीग एक घरेलू टूर्नामेंट है, इसमें 13 ही खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में सेकेंडली बात करें तो यहां से आपको चीजें पढ़ लेनी है। जैसे 3 खेल सेम, जिसके अंदर एक आता है बच्चों क्रिकेट, वर्तमान में आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट या फिर हॉकी, और तीसरा गेम होगा इसमें फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आसान है तीनों के अंदर। सबके अंदर 11-11 और 11 खिलाड़ी होते हैं। तीनों के अंदर 11-11 खिलाड़ी होते हैं, इसको नोट करना है। क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11। तीसरे में गेम की बात करूं तो एक पढ़ना है बच्चों आपको खो खो, और दूसरा गेम पढ़ना आपको बेसबॉल। एक पढ़ना है खो खो, दूसरा पढ़ना है बेसबॉल। इन दोनों के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। अब इसको याद हम सभी को कर लेंगे एक साथ में, अभी बस आप लिखते रहिए, इकट्ठा ही मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8। नेटबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी, इन तीनों में ही खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। उसके बाद लिखो वॉलीबॉल। इसमें खिलाड़ी 6। बास्केटबॉल, और एक गेम शायद आपने पहली बार सुन रहे हो इसको, जिसका नाम है बच्चों फुटसल। फुटसल, इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा मैं कि इसका अर्थ क्या बनता है। इन दोनों ही खेलों में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। उसके बाद लिखो पोलो। पोलो में खिलाड़ी 4। टेनिस, और दूसरा गेम यहां पर आप लिखो इसमें बैडमिंटन। अगर आपने इसका ग्राउंड देखा हो तो आपको पता है कि इसमें या तो सिंगल सिंगल खेलते हैं या फिर डबल डबल खेलते हैं। तो या तो 1 या तो 2 ऐसे खेलते हैं, 1 या 2। इसको आप ये लिखिए 1 या फिर 2 खिलाड़ी खेलते हैं। लास्ट में लिखो चेस के बारे में, यानी कि शतरंज।
जिसकी शुरुआत भारत में होती है। शतरंज में एक साइड में एक ही खिलाड़ी होता है, इज इक्वल टू 1। इन सबको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में ट्रिक की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा और सारी बातें आपको यहां से याद हो जाएगी। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपके एग्जाम के बिल्कुल पास में आपके बहुत ये डाटा काम आने वाला है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पोर्ट्स से, खेल से एक या तो फिर दो क्वेश्चन पक्के पूछे ही जाते हैं। पढ़ा भी टॉपिक इसको पहले कर लिया कंप्लीट। किस खेल में खिलाड़ी कितने? डन है सारे? नया है कुछ इसमें? एक दो नया है कुछ, एक दो पॉइंट? वाटर पोलो, फुटसल, फुटसल गेम नहीं पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं भाई कैसे याद करना है। रग्बी फुटबॉल तो सबसे बड़ा नाम यही है, इससे बड़ा नाम कुछ है ही नहीं। इसके अंदर सारे नाम छोटे छोटे है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी है, फुटबॉल है, बेसबॉल है। रग्बी फुटबॉल बहुत बड़ा नाम है। सबसे अधिक खिलाड़ी इसमें यूनियन में 15 और लीग में बच्चों 13। इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर बात करें, क्रिकेट आसान है याद करना, 11, हॉकी 11, फुटबॉल 11, ये तो बिल्कुल आसान है। खो खो की बात करें, इसमें आपको याद कैसे करना है? खो खो नहीं पढ़ना आपको, खो नो पढ़ना है। खो नो, खो नो, खो नो, ठीक है। अगर ऐसा पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि यहां से खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में बच्चों बेसबॉल, एक्चुअली में बेस बोलते हैं आधार को। बेस हम इस तरीके से आधार को बोलते हैं कि बेस आधार है और इस आधार पे क्या रखी है? एक बॉल रखी है। तो बेस के ऊपर क्या है? बॉल है। बेस के ऊपर क्या है? बॉल है। इस तरीके से बेस के ऊपर बॉल है, इसको अगर आप सीधा करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? नो बनेगा। इस तरीके से आप कीवर्ड से याद कर सकते हो। तो बेस माने आधार होता है और आधार के ऊपर क्या रखी है? बॉल रखी है। तो क्या बन जाएगा आपका? नो बन जाएगा। जिम्नास्टिक में पढ़ लियो 8 होते हैं। उसके बाद में इसको देखो कैसे, नेट बॉल में अगर आप काउंट करोगे इसको तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल अल्फाबेट कितने हुए? 7 हुए। खिलाड़ी भी नेट बॉल में कितने हैं? 7 है। वाटर पोलो की बात करें, आपको हमेशा वाटर पोलो को ऐसे ही लिखना है, WATER, यानी कि 5 अल्फाबेट हुए। पो और लास्ट में लिखा है लो, यानी कि 5 और 2 कितना हुआ? 7। खिलाड़ी कितने? 7 होते हैं। कबड्डी को भी आप इस तरीके से पढ़ोगे तो KABADDI, इसके अंदर भी अल्फाबेट कितने बच्चों? 7 है। तो कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, इनमें आपको अल्फाबेट ही काउंट करने हैं। खिलाड़ियों की संख्या 7, याद करना आसान है। कुछ ट्रिक तुम्हें लगाने ही नहीं है, बस अल्फाबेट काउंट करने हैं। नेटबॉल में 7 है तो खिलाड़ी भी 7 है। वाटर पोलो को आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, वाटर में 5, पोलो 5 और 2 हुए 7। कबड्डी की बात करें, इसके अंदर भी अल्फाबेट कितने हैं? 7 है। उसके बाद में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो वॉलीबॉल बोलते होंगे। जब इस गेम को हम खेलते हैं बच्चों तो हमेशा वॉली कहते हैं कि चलो आओ वॉली खेलने चलते हैं, वॉली खेलते हैं। अब एक्चुअली में आपको बॉल को मिस करने, यहां से सिर्फ वॉली को ही पढ़ना है। वॉली के अंदर भी अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो खिलाड़ी की संख्या भी कितनी है? 6 है। हमेशा इस गेम को आप वॉली के नाम से पुकारते हैं, तो वॉली बोले तो इसमें अल्फाबेट 6 होते हैं। बास्केटबॉल, फुटसल, इसमें 5 याद करना पड़ेगा तुम्हें। पोलो के अंदर अगेन कितने हैं भाई? 4 अल्फाबेट अपने पास में, POLO 4। तो खिलाड़ी कितने होते हैं? इसमें 4 ही होते हैं। टेनिस गेम, बैडमिंटन गेम, अब इसको मैं तुम्हें बनाकर समझाता हूं कैसे। आपने जरूर से देखा होगा इस गेम को। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बारे में आप जानते होंगे। तो ग्राउंड कुछ इस प्रकार से बनता है, आपने देखा होगा। इसका बीच में यहां पर नेट लगा होता है और इस साइड में इस तरीके से यहां पर बॉक्सेस बने होते हैं। एक इस साइड, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में बॉक्स होते हैं, बीच में नेट लगा होता है। आपने चिड़ी बल्ला खेला होगा, सेम कुछ वैसा ही बनता है। तो इसमें या तो सिंगल सिंगल खेल सकते हैं या फिर डबल डबल भी खेल सकते हैं। तो या तो खिलाड़ी रहेगा बच्चों 1 या फिर खिलाड़ी होंगे इसमें 2। डबल डबल खेलेंगे तो दोनों साइड, एक साइड में कितना हुआ? 2 खिलाड़ी हुए। अगर सिंगल सिंगल खेलेंगे तो एक साइड में कितना हुआ? सिंगल प्लेयर हुआ। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि इस गेम के अंदर बेसिकली होता क्या है, या तो सिंगल खेलेगा या फिर डबल। टेनिस में और बैडमिंटन में फर्क सिर्फ इतना बैठता है कि टेनिस के अंदर जो रैकेट होता है उसके साथ में एक बॉल के माध्यम से खेला जाता है, जबकि बैडमिंटन की बात करें इसे हम देसी भाषा में चिड़ी बल्ला कहते हैं। ठीक है भाई। तो एक हमारे पास में शटलकॉक चिड़ी होती है और एक रैकेट यानी कि बल्ला होता है, उससे हम खेलते हैं। इतना फर्क है, बाकी ग्राउंड सेम। शतरंज की बात करें, अब चेस के गेम में आपको पता है कि यहाँ पर अच्छा, चेस में कितने वर्ग होते हैं भाई? चेस शतरंज में वर्ग कितने होते हैं? खाने बने होते हैं ना छोटे छोटे, कितने डिब्बे होते हैं?
एग्जाम का क्वेश्चन है ये तो। कितने होंगे नहीं पता, 64, 64 होते हैं। ठीक है, चेस गेम, शतरंज, 2-3 बातें लिखवा रहा हूं यहां से आपको मैं। शतरंज गेम लिख लो इसको भी। शतरंज जो गेम है इसकी शुरुआत किस कंट्री में होती है? अगर तुमसे यूं पूछे किस देश में इसकी शुरुआत हुई? भारत में शुरुआत होती है। शतरंज गेम में खिलाड़ी अपन ने पढ़ा, सिंगल साइड में सिंगल ही खिलाड़ी होता है, एक साइड में एक खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कितने? एक हुए। उसके बाद में अगर तुमसे पूछे फिडे का संबंध किससे है? FIDE, फिडे का संबंध किससे है? तुम जवाब करोगे कि सर फिडे मतलब कि शतरंज। जैसे आप फीफा पढ़ते हैं, FIFA, इसका संबंध होता है फुटबॉल से। फीफा बोले तो फुटबॉल से संबंध होता है, वैसे आपको पढ़ना कि फिडे बोले तो FIDE, फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन चेस बोलते हैं इसको, इसका संबंध रहेगा आपका शतरंज गेम से। एक खिताब दिया जाता है इसमें, ग्रैंड मास्टर का खिताब होता है। इसमें एक खिताब होता है ग्रैंड मास्टर का। जैसे अगर बात करें कि भाई खिलाड़ी अगर अच्छा काम करेगा तो उसको खिताब मिलता है ग्रैंड मास्टर का, और आज तक भारत में 84 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अब इसमें सवाल दो बनते हैं आपके, एक पहला कौन बना, एक 84वां कौन बना। पहले की बात करें, आपने पढ़ा हुआ इसमें विश्वनाथ आनंद के बारे में, विश्वनाथ आनंद के बारे में पढ़ा होगा, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और 84वीं की बात करें, इनका नाम है R वैशाली रमेश बाबू। ये करंट का क्वेश्चन है, तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन? R वैशाली रमेश बाबू, रमेश बाबू ये बनती है। पहला पढ़ लो, 84वां पढ़ लो। कप की बात करें, एक है बच्चों दुबई कप, दुबई कप, और एक है खेतान कप। दुबई कप और खेतान कप, ये दो आपकी ट्रॉफियां, दुबई कप और खेतान कप, ये दो ट्रॉफियां हैं शतरंज से संबंधित, इनको नोट कर लो। लेट कैसे हो गए? नमस्ते, खाना खा लिया? अरे खाना तो खा के आते भाई, लेके आए हो, खा लो साथ साथ बैठे बैठे, देखते रहो इसमें, बाद में खा लोगे। तो यहां से अपन ने क्या सीखा? शतरंज की शुरुआत भारत में, खिलाड़ी इसमें एक होता है, फिडे का संबंध शतरंज से ही होता है, और जो अच्छा खेलता है उसको मिलता है ग्रैंड मास्टर खिताब। 84 अब तक बन चुके हैं, पहले थे विश्वनाथ आनंद और 84 भी है R वैशाली रमेश बाबू। और दो आपके सामने कप है, दुबई कप और खेतान कप, ये शतरंज से ही संबंधित है, ट्रॉफियां। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उस प्रकार से ट्रॉफियां, ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होती है, देवधर ट्रॉफी। उम्मीद करता हूं भी सारी बातें आपको क्लियर होगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा बाद में। ठीक है भाई, जो रहते हैं वो उसको यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लियो, ये ट्रिक से आपने चीजें पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में टॉपिक यहां से खिसकता है, और ट्रिक के बाद में टॉपिक पढ़ेंगे अपन। लिखो राष्ट्रपति के बारे में, पॉलिटी का टॉपिक उठाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। टॉपिक पे हेडिंग डालो राष्ट्रपति, 20-30 बातें पढ़ते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्य व राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, मुखिया। राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का हेड होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष, क्योंकि देश में जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, यहां से आपको चीजें नोट करनी है। अगर तुमसे पूछे कि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, वास्तविक शक्तियां बोले तो प्रधानमंत्री के पास होती है। एक प्रश्न ये पूछता है तुमसे, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, या तो एग्जाम में लिख के देगा सर्वोच्च कमांडर, या फिर लिख के देगा सर्वोच्च सेनापति, मतलब दोनों का सेम बनता है, सर्वोच्च कमांडर या फिर सर्वोच्च सेनापति,
अब अगर तीनों सेनाओं की बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएगी, इसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे सर एक आर्मी होती है, दूसरी होती है नेवी। अब पहले एयरफोर्स लिखते हैं ताकि याद करना थोड़ा आसान रहे। आर्मी के बाद में एक होती है एयरफोर्स यानी कि वायु सेना, और तीसरी होती है इसमें इंडियन नेवी। आर्मी को बोलते हैं थल सेना, एयरफोर्स एयर माने वायु यानी कि वायु सेना, और नेवी बोले तो नौसेना यानी कि पानी वाली नौसेना। तुमसे एक पॉइंट ये पढ़ना है, यहां से याद करना तुम्हें कि जैसे अगर तुमसे पूछ ले कि बताइए भाई इनका दिवस कब मनाते हैं अपन, आर्मी डे किस दिन मनाते हैं, एयरफोर्स कब और नेवी कब, पता है भाई? आर्मी 15 जनवरी को, बिल्कुल आर्मी डे बनाते हैं 15 जनवरी को। अच्छा एयरफोर्स हाँ बिल्कुल 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और नेवी की बात करें 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर, ठीक है भाई। ये 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर और 15 जनवरी, तीनों को तुम्हें इकट्ठा ही पढ़ना है ताकि याद करने में आसानी रहे। 15-8-4, 15-8-4, 15-8-4 ऐसे पढ़ सकते हो कि पहले आर्मी यानी जमीन की बात करेंगे, जमीन से आप उड़ते हैं हवा में, और हवा में उड़ के आप छलांग लगाते हैं पानी के अंदर। ऐसे पढ़ लो कि पहले आदमी जमीन पर होता है, जमीन से हवा में उड़ता है और फिर छलांग लगाता है वो पानी के अंदर, यूं पढ़ लो। तो 15-8-4, 15-8-4 सीक्वेंस में याद कर लो, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। अब उसके बाद में ना ये जो आपकी आर्मी है, प्लस में एयरफोर्स है, और प्लस में जो आपकी नेवी है, इन तीनों के ऊपर एक व्यक्ति काम करता है। कौन सा पद है? इन तीनों के ऊपर एक और पद काम करता है जिसको हम कहते हैं सीडीएस का पद। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काम करता है इसके ऊपर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पर्सन तुमसे ये पूछेगा कि बताइए पहले सीडीएस कौन थे और वर्तमान सीडीएस कौन है, क्योंकि वर्तमान में दूसरे सीडीएस है। प्रथम कौन थे और दूसरे कौन है? प्रथम का नाम था जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो जाती है, इनके शहीद हो जाते हैं, जनरल बिपिन रावत। और दूसरे जो आपके हैं इनका नाम है अनिल चौहान। इनके अंदर एक समानता भी है, और समानता यह है कि दोनों का संबंध कहां से है? उत्तराखंड से है। बिपिन रावत भी उत्तराखंड राज्य से थे, और अनिल चौहान का संबंध भी कहां से है? उत्तराखंड राज्य से है। ये पहले सीडीएस थे और वर्तमान में वो कौन से? दूसरे नंबर के सीडीएस है। एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है पक्का, पहला नहीं तो सेकंड पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए वर्तमान में अनिल चौहान क्या है, या फिर वर्तमान में सीडीएस कौन है। ये चीजें एयरफोर्स अपने हिसाब से लड़ती है, आर्मी अपने हिसाब से लड़ती है, और नेवी अपने हिसाब से लड़ती है। तीनों को कंबाइन करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए एक पद है जिसको हम सीडीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। देश के अंदर नाम मात्र की शक्तियां होती है देश के राष्ट्रपति के पास में, और देश का जो वास्तविक मुखिया होता है, एक्चुअल पावर किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास में। हम हमेशा प्रधानमंत्री को ही याद करते हैं। देश में कुछ भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो पीएम को याद करते हैं। क्यों? रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है? पीएम ही है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के, यूं लगा लो कि कठपुतली है, सिर्फ साइन करने के लिए होते हैं। जितने भी काम देश में होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। किसी की नियुक्ति करनी है, राष्ट्रपति कर देंगे। देश में कोई कानून बनना है, लास्ट में बिल के ऊपर साइन राष्ट्रपति करते हैं। सारे काम देश में राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, लेकिन राष्ट्रपति को कौन कहेगा? प्रधानमंत्री कहता है कि क्या काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। ठीक है, तो एक्चुअल मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का मुखिया कौन? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन? क्यों? आर्मी का अपना हेड होता है, नेवी का अपना हेड है, एयरफोर्स का अपना हेड है, और इन तीनों के हेड के ऊपर भी अपने सीडीएस बैठे हैं, सेंटर में है। तो अच्छा, फोर्स क्या करती है काम? सुरक्षा करती है। मतलब अगर कल को लड़ाई होती है तो हमारी सेना क्या करेगी? युद्ध करेगी। सेनापति इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के सेनाएं युद्ध स्टार्ट नहीं करती है। राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद युद्ध स्टार्ट होता है। मतलब अगर युद्ध की घोषणा करनी है देश में, तुम ये क्वेश्चन लिख लो, आसान क्वेश्चन है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले कि अगर देश में युद्ध की घोषणा करनी है तो ये पावर किसके पास में है? सीडीएस के पास में है, प्रधानमंत्री के पास में है, राष्ट्रपति के पास में। लिख लो, अगर युद्ध की घोषणा करनी है तो कौन करेगा? अगर युद्ध की घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो यहां से, अगर देश में आपातकाल लगाना है, हालांकि इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, अगर देश में आपातकाल की घोषणा करनी है
आपातकाल की घोषणा, तो ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा, दोनों के लिए सेम। युद्ध छेड़ना है भारत में तो राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल है, आपातकाल लगाना है देश में तो इसके लिए भी राष्ट्रपति ही रिस्पॉन्सिबल है। 2 पॉइंट ये लिखो। देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। हम सब क्या है? नागरिक तो हम भी है, हम भी पत्थर में प्रथम ही, हम भी नीचे से लास्ट से प्रथम है हम, और शुरुआत से प्रथम है। ठीक है, आगे लिखो। अच्छा मेरे को आप ये बताओ कि इनका चुनाव कैसे होता है? चुनाव कैसे होता है इनका? तुमने बताया कि सर अप्रत्यक्ष। अच्छा एक बात और नोट कर लो, अप्रत्यक्ष को ना कई बार परोक्ष भी बोलते हैं, अप्रत्यक्ष को बोलते हैं परोक्ष, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर एग्जाम में तुम्हें अप्रत्यक्ष दे ओके रिपोर्ट, परोक्ष लिख के आए तो भी ओके रिपोर्ट ही है। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष और परोक्ष सेम बात है। अच्छा इसका मतलब क्या है? अगर चुनाव होगा अप्रत्यक्ष तो क्या आम जनता भाग लेगी इसमें? अरे जनता कौन सी होती है, कौन सी जनता भाग लेती है? जैसे अभी चुनाव होंगे आपके एमएलए के होंगे हरियाणा के अंदर और एमपी के होंगे लोकसभा के अंदर, तो उसमें कौन सी जनता भाग लेती है? जिनकी सारे तो नहीं आएंगे, जिनकी उम्र 18 प्लस है, 18 प्लस वाले। कल पढ़ा ना पाने, वोट डालने की उम्र क्या है? 18 साल है। पहले क्या थी? 21 साल थी। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? 65। हाई कोर्ट के 62। लोकसभा का मेंबर बनना है तो आयु कितनी? और लोकसभा बराबर में क्या था? विधानसभा। विधानसभा के लिए भी 25। राज्यसभा का बनना है तो 23, और राज्यसभा के बराबर में विधान परिषद था, उसके लिए 23। अगर मुख्यमंत्री बने विधान परिषद से तो कितना आयु? 30 हो जाएगी। बढ़िया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, परोक्ष होगा, नो डाउट, बट इनके चुनाव में आम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसमें शामिल फिर कौन होगा? क्वेश्चन पूछता है तुमसे ये। तो तुम्हें याद करना है कि भाई निर्वाचित, या ऐसे लिखो सिर्फ निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित एमपीज एंड एमएलएज। सिर्फ एक लाइन पढ़नी है तुम्हें, एग्जाम में तुम्हारे ही पूछता है कि एमपीज की फुल फॉर्म क्या होती है और एमएलए क्या होती है, पता है भी तुम्हें? एमपीज बोले तो हाँ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, यानी कि सांसद बोलते हैं इनको, संसद के सदस्य। पार्लियामेंट बोले तो संसद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्य, एमपीज होते हैं। अच्छा एमएलएस की बात करें तो इनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, मेंबर्स ऑफ, एल से बनेगा लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, यानी कि विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य ये राज्य में होते हैं, विधानसभा के सदस्य राज्य में होते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर 90 एमएलए होते हैं, 90 एमएलए। तो एमपी जो होते हैं, एमपी ये कहां पर होंगे? दो चीजें तुमने पढ़ी होगी, एक तुमने पढ़ा है लोकसभा के बारे में, सुना पक्का होगा, हम तो पढ़ेंगे इसको आगे, तुमने सुना होगा लोकसभा ये, और एक पढ़ा हुआ तुमने राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्यों को बोलते हैं अपन एमपीज, दोनों को एमपीज बोलते हैं। लोकसभा के सदस्य भी एमपी होते हैं, राज्यसभा के भी एमपी होते हैं, जबकि विधानसभा की बात करें इसके मेंबर क्या होते हैं? एमएलएज होते हैं, एमएलएज। एक और है इसमें अगली, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, एमएलसी और होते हैं, आगे आएगा वो, विधान परिषद के सदस्य एमएलसी। तो इनको 2-4 बार पढ़ लियो। एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोले तो संसद होती है, संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा ये होते हैं, ठीक है। और एमएलए बोले तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पढ़ना पड़ेगा, फुल फॉर्म पूछता है, एक बार माइंड में सेट कर लो और थोड़ा सा इसके ऊपर रुक के इसकी स्पेलिंग और पढ़ लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेलिंग क्या है, एक बार ही पढ़ लो इसको, एग्जाम में पर्सन आएगा तो आसानी से जवाब कर दोगे, क्योंकि पता है एग्जामिनर क्या करेगा, ये तो सबको पता है कि मेंबर लिख के देगा, आसान बात है, इसमें हेरफेर करेगा वो,
लेजिस्लेटिव के अंदर कुछ और लिख देगा, लट्टू लिख देगा, ठीक है, ऐसे लिख देगा तुम्हें, तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा। एक बार कम से कम इसको स्पेलिंग को पढ़ लियो ताकि जवाब करना तुम्हारे लिए आसान हो। विधानसभा के मेंबर को एमएलए बोलते हैं और लोकसभा के मेंबर को एमपी, राज्यसभा के लिए एमपी, ये होता है। तो अब इनके चुनाव के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा? अब देखो लिखा है कि सिर्फ निर्वाचित एमपीज एंड एमएलएस, निर्वाचित एमपी एंड एमएलए। अब एमएलए की बात छोड़ दो, सिर्फ एमपी को पकड़ो। इसमें एक चीज ना तुमने पढ़ी होगी कि जैसे आपा जो एमपी पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में, एमपीज पढ़ रहे हैं, ये किसके मेंबर होते हैं सर? एक लोकसभा के होते हैं और दूसरे राज्यसभा के। लोकसभा के अंदर वर्तमान में कितने मेंबर है? 5 4 3, 543 है वर्तमान में। आज कितने हैं? 5 4 3 है। कैसे होते हैं? सभी के सभी निर्वाचित होते हैं, सभी निर्वाचित है ये। तो ये लोग सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और एक दूसरी बात नोट कर लो, एमपी बोलते हैं पर राज्यसभा के मेंबर को भी। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं, 245 एमपी होते हैं, लेकिन 245 में से तुमने पढ़ा होगा कि जो 12 मेंबर हैं वो अलग हैं, 12 अलग कर दो और इसमें से तुम अलग कर दो 233 को। ये होते हैं निर्वाचित, जिनका चुनाव होता है, निर्वाचित बोले जिनका चुनाव होता है। और 12 की बात करें, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। अगर तुमने ये पढ़ा हो कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है, तो अभी वो कंसेप्ट खत्म कर दिया। लोकसभा में कोई 2 एंग्लो इंडियन नहीं होती अभी 2020 के बाद में। तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। अब तुम नोट इसमें कैलकुलेशन करो और मेरे को ये बताओ कि कितने लोग, कितने एमपी पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? हाउ मेनी मेंबर्स? कैलकुलेट करो। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने एमपी भाग लेते हैं? आपके सामने आंकड़े हैं, करो कैलकुलेशन। सिर्फ निर्वाचित मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, अपन ने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, सिर्फ निर्वाचित 766 तो नहीं होंगे यार, देखो 76 होंगे, 776। करना क्या तुम्हें? ये भी निर्वाचित है और ये भी निर्वाचित है, इनको जोड़ना है और सिर्फ 12 को माइनस करना है तुम्हें। टोटल में से 12 को निकाल दो, क्योंकि ये क्या है? मनोनीत है। मतलब जिसका चुनाव होता है वो निर्वाचित सीटें हैं और जिसका चुनाव नहीं होता है उसको बोलते हैं मनोनीत। जैसे एक तो मैं बाहर से इस क्लास में बिठाऊं टेस्ट दिवा के कि भाई पहले टेस्ट क्लियर कर, फिर उसके बाद में टेस्ट के बेस पे उसका चुनाव कर लें। एक कोई एमपी का बेटा आ जाए, एमएलए का बेटा आ जाए, कोई नहीं यार कैसा टेस्ट है, सीधा बैठ जाके क्लास के अंदर, तो उसका कोई चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मनोनीत करना, सीधा बिठा दिया उसको। और जिसका चुनाव करवा के लेके आया उसको बोलते हैं निर्वाचित है ये। तो जैसे अपन आप वोटिंग करते हैं, पंचायत की वोटिंग करेंगे आप, सरपंच बनाएंगे तो सरपंच क्या होता है? निर्वाचित। एमएलए को वोटिंग करेंगे आप, सरकार चुनेंगे, एमएलए क्या होते हैं? निर्वाचित, हम वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित, क्योंकि वोटिंग होती है यहाँ पर, ये लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की वोटिंग ना हो, निर्वाचित नहीं होते हैं, वो सिंपल आगे बैठ जाए सीधा, ये चीजें। तो 12 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 233 और 543 ये पार्टिसिपेट करते हैं। कुल कितना हुआ? 776, 776 करते हैं। ये तो बात पड़ी अपन चुनाव की। उसके बाद आगे नोट करो कि इनको शपथ कौन दिलवाता है? शपथ कौन दिलवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, क्या मैं सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय बोल सकता हूं? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय बोल सकता हूं। सर्वोच्च या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि मुख्य आएगा इसमें, न्यायाधीश नहीं, मुख्य का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सिर्फ ये पार्टिसिपेट, ये इसमें शपथ दिलाएगा इनको। राष्ट्रपति को शपथ ये दिलाता है, यानी कि इसको बोलते हैं अपन CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज दिलवाता है शपथ राष्ट्रपति को। ये पढ़ना है तुम्हें। शपथ के बाद में लिखो न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 साल। अगर तुमसे यूं पूछ ले अधिकतम आयु क्या है, फिर क्या बताओगे? अधिकतम आयु मतलब अधिकतम कितनी आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? अधिकतम कम से कम तो 35 साल उम्र होनी चाहिए बनने के लिए। अधिकतम कितना? कोई सीमा तय नहीं है। मतलब अगर 1000 साल का बंदा भी है वो भी राष्ट्रपति बन जाएगा।
500 का, 700 का, 200 का, 100 का, कितना भी हो, है ना। कम से कम 35 साल का व्यक्ति बनेगा। अगर कम से कम 35 साल उम्र है व्यक्ति की तो बनेगा राष्ट्रपति, लेकिन अधिकतम कोई सीमा तय नहीं। तो इसमें लिखो कोई सीमा तय नहीं है, कोई सीमा तय नहीं। अच्छा, अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनका कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति कितने समय के लिए बनता है? हाँ, कार्यकाल होता है इनका 5 साल का, 5 वर्ष का। अच्छा, इनको वेतन कितना मिलता है? 2018 से इनको वेतन मिलता है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 5 लाख मिलता है भारत की संचित निधि से। इसको नोट कर लो, कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि। यह सरकार की वो निधि है जिसके अंदर सरकार का पैसा इकट्ठा होता है। सरकार जितना पैसा कमाती है, टैक्स वाला, कर वाला, वो सारा पैसा इसमें जाता है। टैक्स समझते हो क्या होता है? टैक्स, है ना, जीएसटी टैक्स ही है। जीएसटी का तो क्वेश्चन आता है तुम्हारे यहाँ, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। अच्छा, किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष होता है? गुड्स क्या होती है? गुड्स सामान, वस्तुएं, ये, है ना। और टैक्स कौन वसूलता है? सरकार वसूलती है, ठीक है। ये वस्तु है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगा है? लगा है। वस्तु है तो लगा हुआ है इसके ऊपर। जब मैंने इसको परचेज किया तो क्या सरकार ने डायरेक्टली मुझसे पैसा लिया है? क्या मैंने तो पैसा दुकानदार को दिया है, और इसमें टैक्स तो जुड़ा है, जुड़ा ना पहले टैक्स में। मैंने टैक्स तो भरा है लेकिन सीधा सरकार को नहीं दिया पैसा, तो प्रत्यक्ष कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। जो काम सीधा सीधा हो वो होता है प्रत्यक्ष, घुमा फिरा के उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अगर जनता पार्टिसिपेट करे चुनाव में, वो है सीधा सीधा प्रत्यक्ष है। लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए कोई और व्यक्ति अगर चुनाव करवाए, किसी का वोटिंग करे, वो होते हैं अप्रत्यक्ष। तो जो बात सीधी सीधी होती है मतलब प्रत्यक्ष है, और घुमा फिरा के होती है मतलब अप्रत्यक्ष है। तो ये जो वस्तु है ना, इसके ऊपर टैक्स मैंने सरकार को सीधा नहीं दिया है, घुमा फिरा के दिया टैक्स मैंने। तो इस कैसा होता है? जीएसटी अप्रत्यक्ष होता है। ये चीजें ठीक है। न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, कार्यकाल, वेतन। उसके बाद में एक पॉइंट नोट करो तुम, पर्सन तुमसे ये पूछेगा कि क्या राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है? क्या राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल अपने पास में सिर्फ एक ही है। भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति नाम क्या भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव हुआ 2 बार ही, 2 बार चुने गए। तो दोबारा से चुनाव हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी बार, कितनी बार बन सकता है भारत का एक व्यक्ति? मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति? बताओ कितनी बार बन सकता है? बिल्कुल, कितनी बार भी बन सकता है। उसके बाद लिखो तुम इसमें पॉइंट की भाई बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? योग्यता, अच्छा, क्या भारत का नागरिक होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। देशद्रोही को तो ऐसे लिखेंगे नहीं आप इन चीजों को, सोच के देखो। देशद्रोही होगा तो कौन बनाएगा राष्ट्रपति, है ना। उसके तो नागरिकता ही खत्म कर देंगे। कितनी? अरे भाई 21 कहां से आ गया? न्यूनतम आयु तो 35 है, कम से कम आयु 35 है, तो 21 नहीं, कम से कम आयु 35 साल हो। तो इसमें लिखो सेकंड पॉइंट, आयु 35 साल, यानी 35 वर्ष पूरे कर चुका हो, योग्यता है। तीसरा पॉइंट इसमें लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई सरकारी पद पर ना हो, इसके अलावा लाभ के पद पर न हो, किसी और सरकारी पद पर, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही पद पर एक काम करेगा। अभी थोड़ी ना कि राष्ट्रपति कुर्सी पर भी बैठा है और सरकारी कंपनी का कोई मालिक भी है, सरकार के अंदर जॉब भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पर एक व्यक्ति एक ही पद को संभालेगा। तो लाभ के पद पर न हो। एक और इसमें योग्यता, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हूं। लोकसभा का मेंबर यानी कि सदस्य बनने की योग्यता, बनने की योग्यता हो उसके अंदर। एक पॉइंट ये है, लोकसभा का, एलएस बोले तो लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, एक ये बैठता है। इसको नोट करो। ये कुछ बेसिक बेसिक प्रश्न है। अच्छा, एक आता है त्याग पत्र के बारे में, किसको देंगे?
जो इसके बाद में पद संभालेगा उसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। वेरी गुड, लिख लिया ये। चलो अगला पॉइंट हेडिंग डालो, त्याग पत्र, यानी कि रिजाइन देना चाहे तो कौन किसको देगा। तो इसमें एक बारी में पढ़ लियो तुम, इधर लिखो राष्ट्रपति और उसके बाद में लगाओ तीर, इस तरीके से एक यूं लगाओ और एक यूं लगाओ, उल्टा, इधर भी है उधर भी है, और यहां लिखो उपराष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। उल्टा होता है इसमें, एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। तो तीर लगाना आपको बीच में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को, उल्टा है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। सुनो मेरी बात सुनो, मान के चलो कि जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, अब त्याग पत्र दे ना दे कोई जरूरी नहीं है। पहली बात, इनको पद से हटाए ना हटाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मौत निश्चित है और वो कभी भी आ सकती है। और ऐसा भारत में हुआ भी है। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी जब वो काम कर रहे थे, जब वो देश के राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ हो गई। एक व्यक्ति है फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी भारत के राष्ट्रपति थे, उस टाइम पर इनकी डेथ हो गई। तो मृत्यु तो कभी हो सकती है ना, कभी किसी टाइम पर भी। उस टाइम पर पद खाली होगा, जैसे ही पद खाली होगा तो उनके स्थान पर आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति बन जाएंगे उस टाइम पर। और उपराष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो फिर सीधे आगे बैठ जाएगा उस पद पर, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। तो बताओ पद खाली कब होगा? भाई मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति उसके पद पे आगे बैठ जाएगा, तो उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति बन गया। कहां है उपराष्ट्रपति फिर? समझ रहे हो इस बात को? ऐसे होता है। लिख लो इस पॉइंट को चाहिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति इस पद संभालेगा। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, और खाली कब हो जाए? कार्यकाल के दौरान, जब वो काम कर रहा है, 5 साल चल रही है, ब्रैकेट में लिखो कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल के दौरान जब वो काम कर रहा है तब खाली हो जाए, तब कोमा लगे, तब उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा। और पूरा लिख लो, उपराष्ट्रपति बनेगा बराबर में कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अच्छा तुमसे पूछ ले कि कितने टाइम के लिए बनेगा? सिर्फ 6 माह के लिए, सिर्फ 6 माह के लिए, यानी 6 महीने के लिए। ऐसा लिख लो, 6 महीने के लिए बनेगा। और वो 6 महीना किस लिए? ताकि दोबारा से कोई राष्ट्रपति का चुनाव हम करवा लें, दोबारा कोई नया राष्ट्रपति बन जाए। तो सिर्फ 6 महीने के लिए बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओनली फॉर 6 months, 6 माह के लिए बनेगा। $442 डन। आगे लिखो, इनको पद से कैसे हटाएंगे, पद से इनको कैसे हटाएंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। हटाने को ही बोलते हैं महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया, एक प्रश्न तो ये यहां से कि ये बात कौन से आर्टिकल में है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। अभी अनुच्छेद क्या होते हैं इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, बस पढ़ना है कि यहाँ आर्टिकल नाम की कोई चीज होती है। रूल्स माने आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 61 में है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। फिर तुमसे पूछा कि ये हमने कंसेप्ट कहां से बना रखा है, कौन से कंट्री से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा, ये अपने बना रखा है अमेरिका से, यूएस से। यानी महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका देश से अपना रखी है। अच्छा कौन हटाएगा, कौन हटाएगा? जो चुनाव करवाएगा वही हटाएगा। अच्छा चुनाव कौन करवाएगा? अभी पटापा ने एमपी करवाते हैं, संसद चुनाव करवाती है, तो हटाएगा भी कौन? संसद हटाएगी, संसद हटाएगी।
एक प्रश्न ये आता कि हटाने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, पूर्व सूचना कितने दिन पहले बताना पड़ेगा। अब अगर किसी की छुट्टी करनी हो तो यूं थोड़ी ना कि वो अपने पास में आया कि छुट्टी करनी है, आते बोला उसको पीछे मुकर बोला कर लिया, हमारी खींच के लादा भाग जाए यहां से, ऐसा नहीं होता है। हाँ 14 डेज पहले बताना पड़ेगा। हटाने से पहले उनको बताएंगे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले कम से कम कि भाई आपको हम 14 दिन के बाद में हटाएंगे यहां से पद से, ठीक है। तो कितने दिन पहले आपसे पूछता है, पूर्व सूचना कितने दिन पहले पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। पूर्व सूचना राष्ट्रपति को, पूर्व सूचना राष्ट्रपति को इंपॉर्टेंट है, बराबर में लिखो कि 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। इनको ना ऐसे पढ़ लियो 14 दिन को 2 सप्ताह भी बोलते हैं, क्या पता एग्जाम में 2 सप्ताह दे दे तुमसे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि जी था को उसमें तो दिन दान है ना, 2 सप्ताह बराबर में 14 दिन होते हैं ये चीजें। अब लिखो कुछ स्टैटिक बातें, जैसे भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान में कौन है, प्रथम सिख कौन थे, प्रथम मुस्लिम कौन थे, ये सब बातें लिखो। यहां से स्टार्टिंग करो, लिखो पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही था, सबसे लंबा कार्यकाल। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। दो पॉइंट आगे लिखो, अगला पॉइंट, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति। तुमने बताया द्रौपदी मुर्मू, यानी द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की, कौन से नंबर की, 15वें नंबर की है, 15वीं राष्ट्रपति है। अच्छा, क्या ये प्रथम आदिवासी है बिल्कुल, ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। आदिवासी वो होते हैं ही हा गिली गिली हुर्र वाले, है ना, जो घूमते हैं जंगलों के अंदर भटकते हैं, वो वाले होते हैं, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। अच्छा, अगली बात, किस राज्य से बिलोंग करती है, उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा से, ठीक है। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं है और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। आगे लिखो इसमें पॉइंट, डन, ये डन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तो नाम देखते पता लग जाएगा, जाकिर हुसैन है मतलब मुस्लिम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहां से एक पॉइंट और नोट करो, ये प्रथम व्यक्ति है, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति है जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हुई, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हुई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। नोट, दो राष्ट्रपति है आज तक के इतिहास में, भारत के 2 राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान। कौन कौन से, एक तो आपके सामने ही है जिनका नाम है जाकिर हुसैन, और दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी मुस्लिम, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, दोनों के दोनों मुस्लिम हैं,
जिनकी मृत्यु कैसे हुई? जब वो काम कर रहे थे, पद पर थे, उनका 5 साल का कार्यकाल चल रहा था, उस टाइम पर डेथ होती है। इसको नोट करो। उसके बाद एक पॉइंट बनता है, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति। निर्विरोध स्लैश करके सर्वसम्मति, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, मतलब इनका किसने विरोध नहीं किया, सामने कोई खड़ा नहीं था लड़ाई लड़ने के लिए। इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अगली बात, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर भी थे। तो वो कौन सा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का स्पीकर रहा? ये नीलम संजीव रेड्डी है, लोकसभा स्पीकर थे। इसको नोट करो। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, बस 2-3 पॉइंट हो रहे हैं इसमें। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? ये थे वीवी गिरी। ये निर्दलीय भी थे, निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय राष्ट्रपति बने, मतलब किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, कोई पार्टी नहीं थी इनकी, कांग्रेस बीजेपी वगैरह, निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्होंने, निर्दलीय उम्मीदवार थे। एक आता है प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? दो तीन पॉइंट रहेगी इसमें। प्रथम सिख कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति। ये डन। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। अगली बात, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले थे गृह मंत्री, जैसे आज अमित शाह है वैसे ही ये गृह मंत्री रहे। बस इसको नोट कर लो। प्रथम मुस्लिम कौन, प्रथम सिख कौन, प्रथम कौन, वर्तमान कौन, बाकी जो जो बातें बनती है तुम्हारी वो सारी की सारी। हेलो, हाँ नहीं क्लास बस होगी, हाँ नहीं बस अभी कर रहा हूँ इसको क्लोज 48। हाँ ठीक है, ओके, याद तक कर लोगे, हो जाएगा। चलो अभी आज थोड़ी सी तुमने लेट कर दिया, 8 बजे आते तो क्लास हमारी पूरी हो जाती। जो ट्रिक से पढ़ा पाने उसको पढ़ लियो। और राष्ट्रपति की इसमें वैसे आप और बातें ही पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ कुछ बातें और भी आएगी, जैसे राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, ये सब चीजें। समाधान शक्ति आर्टिकल 72 है, अध्यादेश शक्ति 123 के अंदर है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो डेली आप 1-2 टॉपिक ट्रिक से और 1-2 आपके थ्योरी के टॉपिक बनते हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम तक तुम्हारा बहुत सारा डाटा कवर करवा दूंगा मैं, बहुत सारा, बस करना कि तुम्हें कुछ नहीं है, चीजों को पढ़ते जाना है बार बार में, ठीक है भाई, डन, ओके।